नमस्कार, इंडियन एनालिसिस सतना का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनावी संग्राम चरम पर चल रहा है। दिग्गजों के दौरे से चुनावी माहौल गर्मा गया है। वादों दावों के साथ जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। भाजपा मिशन 29 पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस 2019 से बेहतर परिणाम के लिए आगे बढ़ रही है। एमपी की 29 सीटों में एक सीट है सतना लोकसभा। सतना लोकसभा कई मायनों में काफी अहम है। सतना संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान यहां स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मैहर और चित्रकूट है। इस सीट पर लगातार जीत का छक्का लगा चुकी भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपना गढ़ बना लिया है। यहां ब्राह्मण और पटेल मतदाता राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। अध्यात्म और व्यापार के क्षेत्र में धनी इस अंचल के राजनेता कई बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रहे हैं। शुरुआती दौर में भले ही ये सीट कांग्रेस के पाले में रही हो, लेकिन बाद में भाजपा का गढ़ ये लोकसभा सीट बन गई है। इस सीट पर बसपा का प्रभाव भी रहा। यहां से एक बार बसपा के सुखलाल कुशवाहा चुनाव जीते थे। 2024 में मुख्य मुकाबला बीजेपी के गणेश सिंह और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो नारायण त्रिपाठी भी बहुजन समाजवादी पार्टी से मैदान में है। कभी वो कांग्रेस में रहे, कभी वो भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब बसपा से सतना लोकसभा सीट पर ताल ठोक रहे हैं। आज सतना लोकसभा सीट का क्या कुछ गुणागणित है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि विंध्य की ये अहम लोकसभा सीट, क्योंकि रीवा के बाद अगर दूसरी कोई अहम सीट है इस अंचल की, इस क्षेत्र की, तो सतना अहम सीट है। कई मायनों में, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि कई मायनों में ये लोकसभा सीट खास है। आज अब इसी पर हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस तरह की तासीर है इस लोकसभा सीट की। शुरुआत करें उससे पहले जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ होंगे उनका हम परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में होंगे। हमारे साथ में हैं देवदत्त दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत करूंगा देवदत्त दुबे साहब आपका। हमारे साथ में है प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, स्पोक पर्सन अवनीश भार्गव जी। अवनीश जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं अवनीश भार्गव जी मैं आपके पास ही आता हूं, क्योंकि जब हम बात मध्य प्रदेश की 29 सीटों में सतना लोकसभा सीट की कर रहे हैं, तो सतना लोकसभा सीट कहीं ना कभी एक समय था कि जब कांग्रेस यहां बेहतर परफॉर्म कर पा रही थी, लेकिन एक लंबा समय हो गया, 6 बार तो लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत चुकी है। और विंध्य जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनता जा रहा है, सतना लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की गढ़ बन चुकी है। इस बार हालांकि कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी के मैदान में उतरने से यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। अवनीश जी, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें रही हैं कि कांग्रेस लंबे समय से इस लोकसभा सीट से नदारत है? देखिए राजेश जी, पूरे विंध्य क्षेत्र की हम सीटों की बात करें या सतना की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां जीतती आ रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और पूरे जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं सबको खुशी इस बात की, उन्हें मतदाता जागरूक हुआ और मतदाता पूछने लगा कि हमें क्या मिला और इससे क्या होगा। ये शुभ संकेत है विंध्य क्षेत्र के लिए भी और सभी के लिए जो राजनीति में काम के आधार पर चुनाव में जाते हैं और चुनाव लड़ के जीतना चाहते हैं। तो पूरे विंध्य क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न लोगों ने बना लिया है। खासतौर से हम सतना लोकसभा सीट की बात करें, जैसे आपने कहा 6 बार के पहले पूर्व आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी वहां से बहुजन समाज पार्टी के सांसद के रूप में चुन के आए थे। अब उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उनके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा जी तो दूसरी बार विधायक बने और पूरे विंध्य क्षेत्र में अपने काम के आधार पर एक इमेज स्थापित कर चुके हैं, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इसको लेके पूरे विंध्य क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा ऐसा वातावरण बना है जिसको लेके लोग उत्साहित हैं, चाहते हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से कांग्रेस के सांसद के रूप में चुन के आएंगे तो विंध्य क्षेत्र का भी सम्मान रहेगा, मतदाताओं का भी सम्मान रहेगा। लगातार जो लोग काम के आधार पर राजनीति में स्थान बनाना चाहते हैं उनके लिए भी रहेगा। मुद्दों पे आधारित राजनीति है और खास तौर से लगातार 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है,
और उसमें बिंद क्षेत्र के लिए जो सौगातें मिलना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरे बिंद की उपेक्षा हुई है और वहाँ पे जो विकास के नाम पे मात्र झूठी घोषणाएं हुई और काम हुआ नहीं है। तो लोग पूछना चाहते हैं वहाँ से सतना के लोग कि लगातार 6 बार सांसद और 10 साल से भाजपा की सरकार मिलने के बाद सांसद भी देखा, सरकार भी देखी, सतना क्षेत्र को क्या मिला है विकास के नाम पे? रोजगार के अवसर बढ़े कि नहीं बढ़े, वहाँ इंडस्ट्री कितनी आई है, वहाँ पे आर्थिक विकास कितना हुआ, माइनिंग के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, जो बिंद क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। तो मुद्दों पे आधारित जो राजनीति है वहाँ की, वो जिस तरीके से लोग विकास चाहते हैं वो प्रश्न करना उन्हें शुरू कर दिए हैं। अवनीश जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मैं आपसे दोबारा आपके पास में आऊंगा। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ में है। प्रियंका जी, जिस तरह से अवनीश भार्गव कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि लगातार भले ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये लोकसभा सीट बन गई है, लेकिन आखिर सतना को मिला क्या? विकास के लिए अभी भी तमाम सारी चीजों को लेकर जो सतना है वो बाट जोह रहा है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, केंद्र में 10 साल से सरकार है, लेकिन जो डेवलपमेंट, जो विकास वहां पर होना चाहिए था, जिस उम्मीद के साथ जनता ने वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि था उसको चुना, इस पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस की। आखिर मिला क्या? जवाब दे दें प्रियंका दुबे जी। अगर हम बात करते हैं सतना की, तो अगर मैहर जिले को फिर 57वां जिला घोषित करके जो उसके डेवलपमेंट की और अलग से प्रयास किए गए, तो वो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के ही कार्यकाल में संभव हो पाया, जिससे मैहर को अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिली है, जिसका उसका डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक अभ्युदय की, जिसमें हम देखते हैं चाहे चित्रकूट हो, चाहे आप मैहर में माँ शारदा पीठ की बात करते हैं हम, तो जिस हिसाब से उसका उत्थान हुआ है, जिस हिसाब से उसे पर्यटन के हिसाब से और भी डेवलपमेंट हुआ है, ये अगर हम देखना चाहें तो सांस्कृतिक प्लस अगर हम बात करते हैं धार्मिक उत्थान का जो उद्योग है, भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए तटस्थ रह के कार्य करती रही है, वो सभी ने स्वीकार किया है। 1967 से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो 4 बार कांग्रेस और 7 बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से अगर जनता ने विजय श्री दिया है, तो हमारे कामों को और हमारे द्वारा दिए गए वचनों को जो हमने पूर्ण किया है, जनता तक जो लाभ पूरी तरह से पहुंच पाए, जनहितैषी योजनाएं जो जन जन तक बिना किसी भेदभाव के, बिना जातिगत भेदभाव या वैमनस्यता फैलाए हुए जिस तरीके से पारित की गई हैं, उसी का परिणाम है कि जनता आज भी हमारे ऊपर विश्वास करते हुए हमारे साथ खड़ी हुई है और आगे भी हमारे साथ ही रहेगी। चलिए प्रियंका जी जो कुछ कह रही, मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जब सतना की बात आती है तो फिर चित्रकूट और मैहर भी उसमें जुड़ता है, और अभी जिस तरह से चाहे हम धर्म की बात करें, अध्यात्म की हम बात करें, सनातन की बात करें, कहीं ना कहीं ये जो मसला है वो लगातार हावी है। और चाहे राम वन पथगमन की हम बात करें, चित्रकूट से लेकर जिस तरह से उसकी शुरुआत है, क्या यही कारण एक रहा है सतना लोकसभा सीट को लेकर की जो तमाम सारी चीजें, धर्म, अध्यात्म, सनातन, और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा है वो गढ़ बन गई और कांग्रेस लंबे समय से यहां पर नदारत है? देवदत्त दुबे साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह की वहाँ उर्वरा जमीन है, जो आस्था के केंद्र है, वहाँ जहाँ प्रभु राम ने अपने वनवास के अधिकतम वर्ष वहीं बिताए हैं चित्रकूट में, तो स्वाभाविक है कि वहाँ इसका असर होगा। और जब राम मंदिर आंदोलन चला तब वहाँ से अच्छा भाजपा को अपनी जमीन तैयार करने का मौका मिला, और अब जब राम मंदिर बन गया है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वहाँ पार्टी ने माहौल बनाया है। लेकिन बिंद में एक और बात है कि मंडल और कमंडल, वहाँ जातियों का भी बहुत जोर रहता है, जाति समीकरण बहुत प्रभाव रखते हैं, इसलिए दल जातियों के आधार पर टिकट वितरण करते हैं, जातियों के आधार पर फैसले लेते हैं। अभी आप जिस तरह से वहाँ जाति समीकरण बन गए हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि धर्म ही है, जो कमंडल ही है जो मंडल की काट हो सकता है। तो भाजपा इसी एक्सीलेटर को दबाएगी, चाहे वो मैहर का विकास हो, उसको जिला बनाने का मामला हो, मैहर को जिला बनाया पार्टी ने,
सतना में जो राम वन पथगमन का काम शुरू किया है, ये सब मुद्दे वहाँ रहेंगे। लेकिन बिंद का जो कहते हैं प्रवेश द्वार एक तरह से बुंदेलखंड के बाद वो सतना माना जाता है, और सतना से ही बिंद का माहौल बनता है। रीवा वहाँ का बड़ा इलाका है, लेकिन सतना से शुरुआत हो जाए तो मुझे लगता है कि एक चुनौती सभी दलों के लिए है कि सतना में वो अपना प्रभाव दिखा सकें। रीवा ने कभी देश को पहला सांसद दिया बसपा का, तो आज बसपा ने वहाँ सतना में इस बार नारायण त्रिपाठी को दिया, जो विभिन्न दलों में रह चुके और मैहर से विधायक रह चुके। तो एक तरह से समीकरण जो गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा के बाद मुकाबला है, तो नारायण त्रिपाठी यदि ब्राह्मण और दलितों को वो करते थे, त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ होता है। लेकिन गणेश सिंह जिस तरह से विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनको सहारा मोदी और उस अध्यात्म के झुकाव वाले मतदाताओं का है, जो मैहर या सतना में हो रहे आध्यात्मिक वातावरण के कारण बनता है। और इस तरह से सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके पिताजी सुखलाल कुशवाहा, जिन्होंने अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता को मात दी थी एक समय, उसके बाद वो चर्चित हुए थे। तो विधायक का चुनाव भी वो अभी हाल ही में जीते हैं, तो वो एक जाति समीकरण पटेल समाज का बुद्ध हुए। तो सतना जो है एक तरह से मिनी मध्य प्रदेश का एक सूचक भी है, जातियों का, धर्म का, और आधुनिक जो राजनीति जिस पर टिकी रहती है उसका एक उदाहरण है सतना, कि वहाँ से कौन सी लहर पैदा होती है, कौन सी चीज हावी होती है, मंडल या कमंडल या फिर स्थानीय समीकरण। तो बड़ा रोचक मुकाबला होगा सतना में, और भाजपा ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक लंबे समय से इस इलाके में काम किया है, तब जाके समाजवादी पृष्ठभूमि को अपनी तरफ लाए हैं। 2018 में जब सब राजनीतिक पंडित और कांग्रेसी कह रहे थे कि बिंद से कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, तब भाजपा ने अधिकांश सीटें जीतकर बता दिया था कि हमने यहाँ जमीनी जमावट बहुत पहले से करके रखी है और उसी पे वो फसल उगा रहे हैं। चलिए, मैं दोबारा आऊंगा देवदत्त दुबे साहब आपके पास में एक बार फिर। अवनीश भार्गव जी के पास में आता हूं। अवनीश भार्गव जी, जिस तरह से प्रियंका जी कह रही हैं कि अगर यहाँ की बात करें, आपने कहा कि क्या मिला, तो वो कह रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से सांस्कृतिक अभ्युदय हुआ, यहाँ पर्यटन का विकास हुआ, धार्मिक पर्यटन यहाँ पर बेहतरी के लिए काम हुआ, राम वन गमन पथ की यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और तमाम सारी चीज़ें वो कह रही हैं कि यही कारण तो रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो फिर क्यों बार बार सतना की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती? जवाब दे दीजिए अवनीश भार्गव जी। राज जी, मैं प्रिया जी को सुन रहा था कि सतना क्षेत्र का या बिंद क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18-19 साल में किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है। तो ऐसी क्या बातें रही कि गणेश सिंह जी जब विधानसभा चुनाव लड़े सतना से, तो वो चुनाव हार गए। लोकसभा सदस्य रहते हुए कोई सांसद विधानसभा का चुनाव हार जाए, तो ये सबके लिए दुखद बात होना चाहिए कि इन्हें लगातार यदि बिंद क्षेत्र के लिए काम किया, सतना की क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, चित्रकूट के विकास के लिए काम किया, मैहर के विकास के लिए काम किया, तो ऐसी क्या बात रही कि लोगों ने, आपको बिंद क्षेत्र की जनता ने गणेश सिंह जी को नकार दिया और विधानसभा का चुनाव हार गए सांसद? जो 8 सीटों का मालिक होता है वो अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाए और पुनः पार्टी उसको अवसर दे दे। विश्लेषण ये करना चाहिए, जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता हो उसको सांसद का पुनः चुनाव दे दिया। जो हमारे विधायक वहां से चुनाव जिनने गणेश सिंह को हराया था, आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जो जनता के बीच में लगातार मजबूत पकड़ बनाते जा रहे हैं, और जो जनता के, जो जनता का जनादेश होना चाहिए, जनता की बातों का सम्मान करना चाहिए, वो सिद्धार्थ कुशवाहा जी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मैहर के विधायक रहे नारायण त्रिपाठी, जो भाजपा में 5 बार पिछली बार जीत के आए थे, 5 साल के हम के, उनको टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बिंद क्षेत्र की मांग उठाते रहे, बिंद के सम्मान की बात उठा रहे। तो नारायण त्रिपाठी जी ने जो अलग बिंद क्षेत्र की जनता में जगाया था, मान सम्मान की बात पूरे बिंद क्षेत्र की थी, वो भी बिंद क्षेत्र के लोगों के दिल दिमाग में आती है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं का या जनता का शोषण करती है, विकास के नाम पे उन्हें ठेका बता देती है इन टाइम पे। तो शोषण करने की राजनीति है, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, व्यक्तियों के नाम पे हो, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो नारायण त्रिपाठी जी के रूप में हम काम करने वालों की बात करें, क्योंकि अब वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं,
मैं कह सकता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो चुनाव जीते नहीं जीते ये मुद्दा नहीं है, लेकिन वो गणेश सिंह को सांसद पद से हरा देंगे। जिस तरीके से विधानसभा का रास्ता रोका, उनकी कुंडली वैसे भी अच्छी नहीं चल रही, सांसद में कैसे जीतेंगे वो चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास, चाहे राम वनगमन 18-19 साल से बनता आ रहा है, इनकी सरकार है, कहाँ गया राम वनगमन का। ये राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धि गिनाना, राज्य सरकार का चुनाव नहीं हो रहा, वो हो गया चुनाव, उसमें भी सिद्धार्थ कुशवाहा जी चुनाव जीत गए। अब गणेश सिंह जी का 6 बार का कार्यकाल है, लगातार 30 साल का कार्यकाल है, कि उस पर क्या मोहर जनता लगाएगी, इस बात का आदेश है। केंद्र सरकार की कौन सी योजना है, रेलवे की कौन सी परियोजना है मंजूर हुई, एयरपोर्ट का कितना डेवलपमेंट हुआ, बैंकों के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा, नेशनल हाईवे के क्षेत्र में कितने नेशनल हाईवे मिले, सिंचाई परियोजनाएं केंद्र से कितनी मिली। ये अनेक मुद्दे जो हैं, जो केंद्र सरकार के, जो वहाँ के सांसद को लाना चाहिए, उन इशूज पे चुनाव हो रहा है। लेकिन इशूज को खत्म करके आप सिर्फ चेहरे की राजनीति बनाना, वो देश के प्रधानमंत्री को चेहरे के रूप में निरूपित करके वोट लेना कि नहीं साहब बहुत 56 इंच का चेहरा है, बहुत मजबूत चेहरा है, हमारी कुछ उपलब्धि हुई नहीं हुई, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक हताशा, निराशा का वातावरण निरूपित कर रहा है। जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेके नहीं जा रहे हैं, बल्कि केंद्र का एक चेहरे के रूप में लेके जा रहे हैं। चेहरा भी लोग समझ गए, लोग चेहरे की राजनीति विकास नहीं कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया, लेखा जोखा क्या है, आप 30 साल का हमें लेखा जोखा, जो सांसद निधि मिलती है तो उसका आपने क्या काम किया, जनसंपर्क निधि मिलती है तो किन लोगों को आपने दी। खुद भारतीय जनता पार्टी में भारी असंतोष है इनको लेके। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है उसको लेके आप देख ही रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकिन विरोध कर रहे हैं। अवनीश जी, आप जिक्र नारायण त्रिपाठी का कर रहे हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि ये अगर नारायण त्रिपाठी मैदान में, तो आपको लगता है कि नहीं ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है और नुकसान वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे? देखिए राजेश जी, जिस तरीके से बिंद के सम्मान की बात नारायण त्रिपाठी जी ने की, और 5 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए उन्होंने मैहर क्षेत्र की जो सेवा की है और लगातार काम किया, उसके बाद उनका राजनीतिक दोहन भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेताओं ने किया और उनको टिकट तक नहीं मिला। जब बिंद क्षेत्र की बात उठाते तो उनकी आवाज तक नहीं सुनी। तो एक तरीके से बिंद के मान सम्मान का एक चेहरा बन चुके हैं। तो निश्चित ये बात एक सामने जा रही है, जब ये भारतीय जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी की नहीं हुई, उनका टिकट काट के उनको अलग कर दिया, उनको मंत्रिमंडल में लिया नहीं, बिंद क्षेत्र का लगातार हरासमेंट यहाँ पे होता आ रहा है। मैं कह सकता हूँ नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का विरोध का चेहरा पूरे बिंद क्षेत्र का बन चुके हैं। उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और ये लोग कहेंगे कि कांग्रेस। जवाब ले लेता हूँ। प्रियंका जी, आप कुछ कह रही थी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं एक सवाल और लूंगा आपसे। जी। जिसकी खुद की विचारधारा स्पष्ट नहीं है, वो अगर हम बात करें दूसरे लोगों को एक स्पष्ट नेतृत्व दे पाएगा, यही अपने आप में हास्यास्पद होता है। नारायण त्रिपाठी जी की जिनकी बात बार बार कर रहे हैं, वो कभी बहुजन समाज पार्टी में आज विलय करके भारतीय जनता पार्टी के एक समय पर सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने खुद की ही एक विंध्य पार्टी अलग बनाई। अब हमें समझ में नहीं आता है कि विंध्य पार्टी जो उनकी खुद की बनाई हुई थी, जिन्होंने खुद ने अपने कैंडिडेट्स अलग अलग स्थानों पर उतारे भी थे, और उसके बाद में उनको खुद की ही पार्टी में खुद से ही जाने क्या नाराजगी हो गई, और अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो अपने दावेदारी कर रहे हैं। तो जिसका नेतृत्व ही स्पष्ट ना हो, उससे अगर हम किसी और चीज की स्पष्टता की उम्मीद करें, शायद अश्विनी भाई साहब इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार उनका उल्लेख कर रहे हैं, जबकि उनको उल्लेख करना चाहिए था सिद्धार्थ कुशवाहा जी का, परंतु ये उनका भी उल्लेख कैसे करेंगे जिसके ऊपर रेल में, अगर हम बात करें जीआरपी ने 354 का मामला कायम किया हो, जो महिलाओं के लिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, उनका चेहरा शायद इनको स्पष्ट करके रखने में शर्म आ रही होगी। और अगर कांग्रेस इतनी बात करती है तो अपने विधायक को सांसद लड़ाने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? इनके पास में क्या उम्मीदवार नहीं थे, क्या लोग नहीं थे, जिसके कारण इनको अपने ही एक विधायक को वापस पुनः सांसद के तौर पर उतारना पड़ा मैदान में? तो ये विचार कांग्रेस को करना चाहिए। 163 का मैंडेट लेने के बाद अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी को परेशानी है या बीजेपी के अंदर अगर हताशा है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि अल्पमत में रहने के बावजूद या विपक्ष में भी मजबूती से ना खड़े होने के बावजूद भी कांग्रेस जो खेमे में बटी हुई कांग्रेस है, कहीं देखा जाए तो दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस नजर आती है, कहीं पर अगर देखें तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की कांग्रेस अलग समझ में आती है। और जो ये कह रहे थे कि एक विधायक जो कि हार गए हो, अगर मैं बात करूं तो इनकी
इनके हारे हुए विधायक जीतू पटवारी जी को इन्होंने पूरे प्रदेश की बागडोर सौंप दी है प्रदेश अध्यक्ष बना के, और उनके आने के बाद मात्र 70 दिनों में 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी जो है वो भाजपा में विलय कर गए। तो ये अध्ययन और मंथन का दौर जो कांग्रेस के लिए है उसको इन्हें समझना चाहिए। वो जिस तरह से श्री गणेश सिंह जी के ऊपर अभी तक अगर सतना की जनता ने विश्वास जताया है, तो जिस तरह से उन्होंने ग्राउंडेड अपनी योजनाओं को पहुंचाया है और मोदी जी की गारंटी के ऊपर जिस तरह से पूरे प्रदेश ने विश्वास जताया है, सतना की जनता भी जरूर विश्वास जताएगी और उन्हें विजयी बनाएगी। फाइनल कमेंट्स के साथ मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आऊंगा। दो चीजें देवदत्त दुबे साहब काफी अहम है। अगर ये बिल्कुल सही है कि गणेश सिंह की अगर हम बात करें, एक बार फिर मैदान में, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हारे और कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं डेंट है उन पर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नारायण त्रिपाठी जिस तरह से मैदान में है, हालांकि ये कहा जाता है कि अगर जातिगत समीकरण देखें तो पटेल वोटर तकरीबन 37% के आसपास वहां पर हैं और ब्राह्मण वोटर 39% के आसपास है। मैं दोनों चीजों को समझना चाहूंगा कि जिस तरह से गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जो एक माहौल है निश्चित तौर पे बना हुआ होगा, लगातार वो वहां से सांसद हैं। दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी के आने से किस तरह से मुकाबले को आप देखते हैं देवदत्त दुबे साहब? क्या नारायण त्रिपाठी बहुत कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे, क्योंकि 39% के आसपास ब्राह्मण मतदाता वहां पर है? बिल्कुल, जिस तरह से सतना लोकसभा सीट पर गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया 2023 में, तो एक लोकसभा के अंतर्गत 7 या अधिकतम लोकसभा 8 विधानसभा सीट आती है, तो एक विधानसभा सीट हार जाना तो बड़े अचरज की बात थी कि लोकसभा सदस्य के लिए तो वैसी विधानसभा सीट जीत जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि बड़ा चुनाव लोग जीत जाते हैं, विधायक पार्षद का चुनाव हार जाते बड़े नेता। यही गणेश सिंह के साथ हुआ और ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि शायद इनका इस बार टिकट ना दे पार्टी, क्योंकि कई जीते हुए सांसदों के टिकट काटे हैं पार्टी ने। लेकिन वहाँ के जो समीकरण है, जाति समीकरण है, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। अब वो अंतिम समय में किस तरह के वहाँ के समीकरण साधने में कांग्रेस, भाजपा और बसपा सफल होती है। पूरा चुनाव वहाँ जाति गणित में उलझ गया है और एक जो भाजपा को उम्मीद है कि उनकी जो जमावट है, बूथ स्तर पर का संगठन का मजबूत ढांचा है, वो मोदी का नाम है, उसके आधार पर एक तरह से बढ़त लेने की भाजपा कोशिश करेगी। और जो कांग्रेस और बसपा है वो जातीय आधार पर उन अपनी जीत को बनाने के लिए रास्ता तय कर रही है, तो बड़ा उलझा हुआ रहेगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने दाव लगाया है, तो गणेश सिंह की सांसद के रूप में असली परीक्षा उनकी इस बार है कि वो कितना सफल हो पाते हैं। पार्टी ने जो उनको विधानसभा चुनाव हारने के बाद ही विश्वास जताया है, उसमें वो कितने सफल होते हैं। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं। और जिस तरह से सतना का जो संग्राम है, और क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वहां पर जीत का परचम लहराएगी, अपने किले को, अपने गढ़ को बचा पाएगी? लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के साथ बसपा का जो वहाँ पर तड़का है वो किस तरह का इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक समय ये भी था कि वहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी के भी जो कैंडिडेट थे वो सांसद वहाँ पर चुने गए थे। और रीवा बेल्ट की अगर हम बात करें, लगा हुआ है वहाँ पर बसपा का प्रभाव रहा है। यूपी से लगा हुआ बेल्ट है, जाहिर सी बात है बसपा का प्रभाव वहाँ पर रहा। लेकिन जिस तरह से बसपा अब जो चीज़ बसपा की जो स्थितियां हैं वो कई चुनाव से बेहतर नहीं है, और यही कारण है कि ये देखना होगा कि कितना असर अब बसपा का वहाँ पर पड़ेगा। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से सतना लोकसभा सीट का जो संग्राम है, जो समीकरण है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीगत समीकरण हो, या जो एक इतिहास रहा है उस सीट का, या फिर उसके सीट की जो तासीर रही है, ये तमाम सारे इफेक्ट और इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर इस समय अगर हम सतना की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ बसपा के नारायण त्रिपाठी भी मैदान में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सतना का जो मुकाबला है काफ़ी रोचक और दिलचस्प हो चला है। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।